हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। हल्दी की फसल से अधिक उत्पादन लेने का तरीका। पशुओं को निमोनिया से बचाएं, अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। हल्दी का उपयोग मसाला और औषधीय रूप में होता है, लेकिन इस समय फसल में कुछ आवश्यक कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो फसल में कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसका सीधा असर फसल की क्वालिटी और उत्पादन पर पड़ता है। तो चलिए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटी खेड़ी, जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सगर से। किसान भाइयों, इस अन्नदाता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का विषय हमारा रहेगा हल्दी की फसल में प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, आप में से कई किसान भाइयों ने हल्दी की खेती लगा रखी होगी। तो हल्दी की खेती में इस समय हमें क्या क्या प्रबंधन कार्य करने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हल्दी में इस समय मुख्य रूप से सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन पे हमें महत्व देना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। इस समय अगर खरपतवार हमारी फसल में हैं तो उन्हें चाहे आप मैनुअली मजदूरों की सहायता से या मशीनों की सहायता से हमारी हल्दी की फसल को खरपतवार मुक्त करें और उर्वरक डालकर फसल पर मिट्टी चढ़ा दें, ताकि हमारे जो कंद हैं उनका विकास ठीक प्रकार से होगा और हमें उसका कंदों का उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। खाद में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा समय समय पर इसमें देते हैं, क्योंकि ये हल्दी की फसल जो है काफ़ी लंबे समय की फसल होती है। ये तकरीबन 150 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। सॉइल की तैयारी करते समय, भूमि की तैयारी करते समय जो खाद डाला था, उसके बाद 2 बार हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने जैविक के रूप में अगर खेती की है तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिट्टी चलाते समय इसमें डालना चाहिए, और अगर अजैविक है तो इसमें 19-19-19 का स्प्रे भी आप कर सकते हैं और यूरिया डालकर भी मिट्टी चला सकते हैं, जिससे हमारी फसल की वृद्धि ठीक प्रकार से होगी और इसमें कंद का जो है बढ़वार ठीक से होगी और उत्पादन हमें ठीक से प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है।
किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। मिट्टी के प्रकार व आकार के हिसाब से आप सिंचाइयों की संख्या कम या अधिक कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे अगर काली भूमि में आपने इसकी सोइंग की है तो इसमें क्रैकिंग ना आने पाए, क्योंकि काली मिट्टी में क्रैक आने पर इसका जो है कंद मुख्य तने से टूटकर इसका संपर्क मुख्य तने से अलग हो जाता है, जिससे कंद का बढ़वार रुक जाती है और उपज में काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो काली मिट्टी में समय समय पर ध्यान रखें कि समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो। अगर आप ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाते हैं तो इसमें आपका कम सिंचाई जल लगेगा और कम से कम 20 से 25% आपके उत्पादन में इससे वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा इसमें एक कीट और देखा गया है, सूट बोरर। इस सूट बोरर के आक्रमण के कारण पौधा सूखने लगता है और पौधे में पीलापन आने लगता है। अगर हम इसकी मेन पत्ती जो बीच वाली पत्ती उसको खींचेंगे तो वो इसके प्रकोप के कारण गली हुई सी महसूस होती है और पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडॉक्सीकार्ब नामक दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके स्प्रे करने से इस कीट से हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए कार्बन डाइजियम या मैनकोजेब जो फफूंदीनाशक दवा आती है उसका आप अपनी फसलों में घोल बना के स्प्रे करने से जो रोग है इससे हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यदि कहीं कहीं आपको पौधे पीले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो आप देखें कि उसमें कहीं कंद का गलना तो नहीं आ रहा है, कंद विगलन रोग तो नहीं आ गया है। और कंद को अगर आप देखेंगे तो कंद भी पिचपिचा मुलायम हो जाता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे पौधों को खेत से निकाल कर बाहर कर दें और कार्बन डाइजियम या मैनकोजेब जो फफूंदीनाशक दवा आती है उसका आप अपनी फसलों में ड्रेंचिंग कर दें, जिससे इस कंद सड़न या कंद विगलन जो रोग है इससे हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अगर हल्दी की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उज्जैन को आई हॉस्पिटल की बड़ी सौगात, गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअली किया उद्घाटन। इंदौर में आग लगाने की धमकी पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा मध्य प्रदेश में कानून का राज है। एमपी सरकार ने की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 11 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही पशुओं को निमोनिया रोग होने का डर बना रहता है। अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पशुओं में निमोनिया रोग का निदान कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में जब ठंड काफ़ी पड़ी हुई है, ऐसे में हमारे पशुओं को निमोनिया जैसे
बीमारी से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे किसानों के लिए। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। ये रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर बहुत ठंडा पानी पिलाने से और ठंडी हवा लग जाने से ये रोग हो जाता है। निमोनिया कई प्रकार के होते हैं और कई कारणों से हो सकते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकते हैं, पैरासाइटिक यानी कृमि रोग के चलते भी निमोनिया हो सकता है। और ख़ास करके तरल दवा खिलाने में अगर उनके फेफड़ा में दवा चली जाए या पानी चला जाए तो उसमें भी एस्पिरेशन निमोनिया जिसे हम कहते हैं वह भी होता है और जानलेवा भी हो सकता है। हमारे पशुओं में सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस गहरा नहीं सांस ले पाते हैं वो लोग, हल्की सांस और तीव्र गति से सांस लेते हुए आप पशु को देखेंगे। नाक से पहले पानी गिरेगा और कुछ ही दिनों के अंतराल पर वह पानी एक गाढ़े नेटा के रूप में या सिंगन के रूप में वो परिणत हो जाएगा। वो सफ़ेद रंग का या पीले रंग का स्राव नाक से निकलते हुए आप देखेंगे और आँख से कीचड़ भी आ सकते हैं। और आपके पशु गर्दन को आगे की तरफ करके बहुत कष्ट से सांस लेते हुए आपको दिखाई देगा और देखा जाएगा कि पशु कमजोरी के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आपको भारी क्षति होती है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं, उसे जख्म और खांसी हो जाती है और पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है तथा नाड़ी तेज चलती है। अब निमोनिया रोग से किस प्रकार से आप बचाव यानी करेंगे, इस पे आपको ध्यान देनी है। तो हमें ध्यान यह देना है कि जब मौसम में परिवर्तन हो, जब ठंडी हवाएं चल रही हो और हवा में नमी हो, तो ऐसे में उनके आवास में आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा गीलापन ना हो, आवास का जो फर्श है वो सूखा हो, पशुओं का शरीर गर्म बोरे से हो या पुराने कंबल, एक ओढ़ने का एक चादर रूपी वस्त्र बना सकते हैं। और पशुओं के आवास में आप इस बात का भी ध्यान दें कि हवा ठंडी हवा सीधे अंदर प्रवेश ना करती हो। घर में आवास में गर्म करने का व्यवस्था भी आप कर सकते हैं जाड़े के दिनों में। इन विषयों पे आप ध्यान देंगे और प्रबंधन को दुरुस्त करके अपने पशुओं को निमोनिया रोग से बचाने का प्रयत्न करें। बचाव के उपाय। रोग से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को पीने नहीं देना चाहिए। अधिक ठंडा मौसम होने पर पशुओं को पशुशाला में बांधना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला में ठंडी हवा रोकने के लिए दरवाजों एवं खिड़कियों पर पर्दे लगा दें। इसके अलावा रोग ग्रसित पशु को नौसादर, सौंठ एवं अजवाइन एक तौला को अच्छी तरह से कूटकर 250 ग्राम गुड़ के साथ दिन में 2 बार देने से भी ये रोग नियंत्रित हो जाता है। निमोनिया के लक्षण अगर आपको दिख रहे हो, बुखार हो, पशु खाना कम कर दिया हो, तो आप चिकित्सक को तो अवश्य दिखाएं, नहीं तो आप अपने से भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं इस पे बेहतर कार्य करती हैं। बड़े जानवरों में 40 से 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 5 से 7 दिन तक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रबंधन की व्यवस्थाएं और चिकित्सा की जो उपाय हैं, अगर इन सारे पर आप ध्यान दें तो आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उज्जैन को आई हॉस्पिटल की बड़ी सौगात, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली किया उद्घाटन।
इंदौर में आग लगाने की धमकी पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा मध्य प्रदेश में कानून का राज है। एमपी सरकार ने की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 11 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। एमपी में बेटियों को अधिकार देने की दिशा में सरकार का एक और कदम, अब विवाहित पुत्री भी होगी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। खेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, सूकर पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और जो युवक पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं उनके लिए आय की दृष्टि से बहुत लाभदायक है, क्योंकि सूकर में साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इसी कारण से रोजगार की दृष्टि से यह पशु बहुत अच्छा होता है। तो आप कैसे करें सूकर पालन, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार से। किसान भाइयों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूकर पालन। तो सूकर पालन में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें सूकर पालन की तरफ चलना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या है, एक अच्छे शेड का निर्माण करना पड़ता है और वो शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पिगलेट भी रख सकें और जिसमें आप मादा भी रख सकें, जिसमें आप कुछ नर भी रख सकें, क्योंकि आपको नर, मादा, पिगलेट और फिर ग्रोवर, बीच में एक स्टेज आती है ग्रोवर, उनको भी रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आपको अपना शेड उसी हिसाब से बनाना है ताकि शेड में पर्याप्त जगह हो। शेड में फिर आपके चारों तरफ से रोशनी आ सके। शेड में फिर जैसे वातावरण जो है, बाहर से हवा अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके, नहीं तो शेड जो है सफोकेटिंग हो जाता है। फिर बिजली की पर्याप्त वहाँ पे सप्लाई हो। पानी का सप्लाई इतना अच्छा हो कि हर शेड में आपके पानी उपलब्ध हो सके। किसान सूकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सूकर पालन कोई भी किसान कर सकता है और इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग अधिक है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है और इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूक इंडिजीनियस और घंघरू, साथ ही झारसूक आदि अधिक प्रचलित हैं। जानवर रख लिए, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि अब इसको खिलाने की समस्या है, दाने की, चारे की, ये सारी समस्याएं जो आती हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसको जो है न्यूट्रिशियस आहार देना चाहिए और उस आहार के लिए वो चीज़ें चुननी चाहिए जो आसपास आपके अवेलेबल हो। रेडीमेड फीड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड फीड थोड़ा सा आपको महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपको फॉर्मुलेशन करने में, जैसे फॉर्मुलेशन करना है तो मक्के को आप 40% रखें और 20% राइस पॉलिश रखें, 20% राइस ब्रान रखें और जीएनसी लगभग 18 से 20% रखें और उसी बीच में 1-2% आप सॉल्ट या मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं। उसमें मिला करके आप अपने राशन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सा राशन है जिसको हम लगभग सभी जानवरों में दे सकते हैं और उनसे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आसपास के होटल या रेस्टोरेंट से अनुबंध करना चाहिए, उनसे बात करके रखनी चाहिए और उनसे बात करने के बाद हमको कुछ जो है वहाँ से वेस्ट मटीरियल, जैसे होटल चल रहे हैं तो वहाँ पता चला आधा ड्रम, 1 ड्रम वेस्ट निकल आता है 1-2 दिन में। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट चल रहे हैं या आर्मी की मेस है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मेस है, तो ये सभी जगह मेस में हमें बात करके रखनी चाहिए, एक उनसे अनुबंध करके रखना चाहिए। आपको 2 से 3 ड्रम आपको माल को रेगुलर सप्लाई कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, या फिर मान लीजिए सब्जी मंडी आसपास है तो वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारा वेस्ट सब्जी मंडी से। इन सारी चीज़ों को अगर आप कलेक्ट करके अपने फार्म पर लेकर आते हैं तो आपका जो राशन का कॉस्ट है वो आधा हो जाएगा।
तो आधा मटीरियल 50% मटीरियल अगर आप इस तरह से कलेक्शन करके खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुनाफे में बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। और अपना थोड़ा सा फार्म पर सबसे ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ सफाई रखें, ताकि कोई भी इस तरह की बीमारी अगर आसपास भी फैल रही है या इधर से आ रही है तो एक पशु से दूसरे पशु में ना जाए। अंदर भी आप डेली वहाँ पे साफ़ सफाई करवाएं। ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें दुनिया भर की खुजली वाली बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो दुर्गंध भी आएगी, और जितना ये वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको निकाल करके आप बाहर एक गड्ढे में डंप करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है। और उस खाद को निकाल करके आप अपने खेतों में देखेंगे तो आपकी उर्वरा बढ़ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि हमें बीमारियों की रोकथाम। बीमारियों की रोकथाम का मतलब है कि हम कोई बीमारी होने ही ना दें, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण पे। और टीकाकरण के लिए जो प्रमुख जो 2 बीमारियां हैं वो हैं HS और स्वाइन फीवर। तो हम ये देखें कि स्वाइन फीवर का टीका हमें सर्दियों से पहले लगा देना चाहिए, सितंबर-अक्टूबर के आसपास। इसी तरह जो HS का टीका है वो हमको गर्मियाँ शुरू होने से जस्ट पहले लगा देना चाहिए, मार्च-अप्रैल के आसपास। तो ये 2 बीमारियाँ प्रमुखता से यहाँ पर एपिडेमिक की तरह हैं, एंडेमिक की तरह हैं, और ये फैलती हैं आसपास के फार्मों में। तो इन 2 बीमारियों को प्रमुख रूप से हमको टीकाकरण करना चाहिए ताकि ये दो बीमारियां काबू में रहें। सुअर पालन के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करवाती है और इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए वैसे तो आने वाला खर्च उनकी संख्या, प्रजाति और रहने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवसाय में आने वाले खर्च के लिए कुछ सरकारी संस्था जैसे नाबार्ड और सरकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक और नाबार्ड के कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मीट जो है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो पोर्क का जो डिमांड है यहाँ पर क्षेत्र में 150 रुपये या उसके ऊपर है। देसी जानवर तो 120-130 में बिक जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा जानवर है तो उसका 150 या उसके ऊपर की कीमत आपको आराम से मिल जाती है। तो अगर आपको अच्छा मार्केट चाहिए तो आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के मार्केट टैप करेंगे, वहाँ से बात करके रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के मार्केट में आप यहाँ से गाड़ियों से भेज सकते हैं, वहाँ आपको 300-400 रुपये किलो पोर्क बिकता है। तो देखेंगे कि वनस्पति यहाँ बेचने के वहाँ आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मार्केट को कवर कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुकर पालन में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केटिंग को आप अच्छे से टैकल कर लें, उसकी फीडिंग को अच्छे से टैकल कर लें और बीमारियों को टैकल कर लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मोहाना, जिला रतलाम के किसान भीमदेव सिंह ने। आप पपीता में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो भीमदेव सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, पपीता जो आप लोगों ने अगस्त सितंबर में लगा लिया होगा तो उसमें भी है कि समस्या आती है। तो शुरुआती दौर में तो धड़ सड़न वाली समस्या आती है, जो कि सीडलिंग स्टेज में हम लोग उसको फाइटोलान या कैप्टान से जिसको कि मैनेज कर लेते हैं। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब अभी जो समस्या किसान भाई आएगी आगे, वो है कि जब आपको पपीता में देखिएगा कि पत्ती सिकुड़ जाती है, पत्ती छोटे हो जाते हैं, उसमें जो है सो आपको देखिएगा कि पीला हरा अनियमित आकार का पत्तियों पर जो है सो चित्ती होता है। तो ये सब जो है विषाणु जनित समस्या है, जिसको कि हम लोग पपाया मोजाइक वायरस कहते हैं। इंडिया में इसको पपाया रिंग स्पॉट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये फल बनता है तो देखिएगा कि फल पे देखिएगा बलाकार जो है सो गोला रिंग के आकार का धब्बा बनता है। तो इसको हम पपाया रिंग स्पॉट वायरस भी कहते हैं। तो इसके लिए है कि इसका जिसका फैलाव जो होता है एफिड एक कीड़ा है, एफिड से होता है। तो संक्रमित जैसे ही 1-2 पौधे संक्रमित दिखते हैं किसान भाई, तो इसको उखाड़ करके जला देना है और बाकी पौधे संक्रमित नहीं हो इसके लिए जो एफिड के फैलाव को रोकना है।
एफिड के फैलाव को रोकने के लिए कोई भी जो सकिंग इंसेक्टिसाइड है, जो सकिंग पेस्ट के लिए इंसेक्टिसाइड है, जैसे आपको टाटामीडा है, कॉन्फिडोर है, इस सब का उपयुक्त जो 1 ml प्रति लीटर दवा का छिड़काव करेंगे तो आपका वो कीड़ा जो है उससे वाहक जो है उसके वो मर जाएंगे। एफिड का कंट्रोल कर लेंगे तो आपके वो सुरक्षित रहेंगे। यही उपाय हैं। एक जो इसमें वैरायटी है कैरिका कॉलीफ्लोरा, ये वैरायटी जो है सो बहुत रेजिस्टेंट पाया गया है इस बीमारी से इंडिया में, तो इसका अगर आप मिलता है तो उसको लगा सकते हैं, इस प्रभेद को। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, किसान भाई अगर इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो आपके पपीता में जो मोजाइक बीमारी है, जिसको कि रिंग स्पॉट वायरस भी इसमें आगे चल के काम आता है, इससे आप अपने फसल को बचा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।